नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सहायता योजना शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के कई प्रावधानों को अधिसूचित किया। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए का अंतरण करेगा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया। G7 विश्व की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इस समूह के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ। हिरोशिमा शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो इसमें G7 हिरोशिमा AI प्रोसेस नामक एक मंत्री स्तरीय फोरम का गठन करेगा। इस फोरम को गठित करने का उद्देश्य जनरेटिव AI से जुड़े मुद्दों जैसे कि कॉपीराइट और दुष्प्रचार पर चर्चा करना है। सम्मेलन में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया गया। हालांकि भारत पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो 2070 तक ही नेट जीरो उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा आर्थिक दबाव पर समन्वय मंच का शुभारंभ किया गया। इस मंच का मुख्य उद्देश्य किसी देश द्वारा आर्थिक दबाव के इस्तेमाल का सामूहिक आकलन करने, उससे निपटने की तैयारी करने, प्रतिरोधकता विकसित करने और जवाबी प्रतिक्रिया में वृद्धि करना है। वहीं आर्थिक दबाव की अगर हम बात करें तो ये नीतिगत छूट प्राप्त करने के लिए एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर आर्थिक लागत आरोपित करने की धमकी देने या फिर वास्तव में आरोपित कर देने की एक रणनीति है। लोचशील वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट लॉन्च किया गया है। इस एक्शन स्टेटमेंट का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट का समाधान करना, साथ ही अधिक लचीली, संधारणीय और समावेशी खाद्य प्रणाली का विकास करना है। G7 के देशों ने इस बात की भी पुष्टि की कि वे चीन से अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि जोखिम कम करने के लिए उस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी ये सोच साझेदारी में विविधता लाने और इसे मजबूत करने की रणनीति पर आधारित है। इसके अलावा G7 के संबंध में और भी कई चर्चित खबरें रही। G7 के आउटरीच सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। ये कार्य योजना खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, विकास संबंधी मुद्दों से निपटने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सहायता योजना शुरू की जाएगी। AMDCF यानी असिस्टेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज। इस योजना के उद्देश्य हैं वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सकीय उपकरण क्लस्टर्स को मजबूत करना, साथ ही चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना। भारत वर्तमान में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है। भारतीय बाजार में इस क्षेत्र की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिनकी बिक्री में आयातित चिकित्सा उपकरणों की लगभग 75 से 80% की भागीदारी है। AMDCF योजना की शुरुआत रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के तहत की जाएगी। इस योजना की अवधि है वर्ष 2023-24 से 26-27 तक। AMDCF योजना के 2 घटक हैं। एक है सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता। इस सहायता योजना के तहत सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स के सतत विकास के लिए उनकी क्षमताओं को मजबूत करना है। इसके लिए आर्थिक प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत की 70% या फिर 20 करोड़ रुपए जो भी कम होगी उसे रखा जाएगा। हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सहायता अनुदान 20 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90% जो भी कम होगा वो होगा। इसके अलावा हम दूसरे घटक की बात करें तो परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता पर भी बल दिया गया है। इस सहायता योजना का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना लागत की 70% या फिर 5 करोड़ रुपए जो भी कम होगी। हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सहायता अनुदान की बात करें तो ये 5 करोड़ रुपए प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90% जो भी कम होगा वो होगा।
और आइए अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धा क्षेत्र की। केंद्र सरकार ने प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 के कई प्रावधानों को अधिसूचित किया। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं पर बेहतर तरीके से अंकुश लगाने के लिए विनियामक संबंधी स्थिरता सुनिश्चित करना और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सशक्त करना है। इसके तहत अधिसूचित किए गए जो प्रावधान है उसमें हब एंड स्पोक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत ऐसी कंपनियां जो एक जैसी या समान व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी किसी प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वहीं विलय और अधिग्रहण की अगर हम बात करें तो यदि विलय और अधिग्रहण में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है और लक्षित कंपनी का भारत में पर्याप्त व्यवसायिक कारोबार है तो कंपनियों को ऐसे किसी भी विलय और अधिग्रहण के बारे में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित करना होगा। नए प्रावधानों में ये भी कहा गया है कि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किसी भी आचरण या कार्य के बारे में रिपोर्ट दर्ज करने की समय सीमा को अब उसके घटित होने की तारीख से 3 साल तक कर दिया गया है। पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। हालांकि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में किसी भी तरह के विलंब होने पर समय सीमा में छूट देने के लिए स्वतंत्र है। सीसीआई के अन्वेषण शाखा के महानिदेशक अब न केवल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले पक्षकारों की जाँच करते हैं बल्कि उनके एजेंट्स की भी जाँच कर सकते हैं। एजेंट्स में बैंकर, कानूनी सलाहकार और लेखा परीक्षक शामिल हैं। नियम बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीआई लोक सुझाव आमंत्रित करने के लिए नियमों का मसौदा प्रकाशित करेगा। गलत सूचना देने या चूक के लिए जुर्माना 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो सीसीआई की स्थापना 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत गठित किया गया है। इसका गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए किया गया है। सीसीआई की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्यप्रणालियों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। FIPIC एक बहुराष्ट्रीय समूह है। इसे 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया था। FIPIC देशों में शामिल है कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, तोंगा, तुवालू और वानुआतू। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने 14 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 12 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की है। भारत के लिए प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों का महत्व कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम आर्थिक तौर पर इन देशों को देखें तो ये देश बेशक छोटे हैं और भारत से काफी दूर हैं। इसके बावजूद भी कई देशों के पास बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZs हैं और ये आर्थिक सहयोग के लिए आशाजनक संभावनाएं प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम सामरिक दृष्टि से बात करें तो FIPIC देशों की भौगोलिक अवस्थिति और व्यापार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के केंद्र में होने के कारण भारत के लिए इन देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना महत्वपूर्ण हो गया है। एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने की अगर हम बात करें तो इन 14 देशों के साथ भारत की भागीदारी इसकी एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। और वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में अगर हम देखें तो FIPIC के माध्यम से भारत बहुपक्षवाद और दक्षिण सहयोग के विचार को मजबूत कर रहा है। प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए भारत ने कई पहलें की हैं, जैसे कि फिजी में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना, सभी 14 प्रशांत द्वीपीय देशों में डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस का परिचालन। भारत ने 2022 में फिजी में जयपुर फूड कैंप का आयोजन किया था और इस वर्ष भारत पापुआ न्यू गिनी में इस तरह के कैंप का आयोजन करेगा। जन औषधि केंद्र और योग केंद्र की भी स्थापना करेगा। पापुआ में IT के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उन्नयन और इसे क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में बदलना। इसके अलावा फिजी और अन्य PIC देशों में 24 घंटे आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा, साथ ही लघु और मध्यम उद्यम के विकास के लिए मशीनरी और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि। कम से कम एक सरकारी इमारत को सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारत में बदलना, पानी की कमी को दूर करना, विलवणीकरण इकाइयों की स्थापना करना, साथ ही सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना जो कि अगले 5 वर्षों में 1000 ITEC प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। और आइए बात करते हैं RBI की। ये पेपर 3 का टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपए का अंतरण करेगा। वर्ष 2021-22 में अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए का अंतरण किया था। वर्तमान राशि पिछली राशि से 188% ज्यादा है। इस वर्ष अधिशेष में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा की बिक्री से उच्च आय प्राप्त होना,
यूएस ट्रेजरी में विदेशी मुद्रा निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त होना, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना, जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप मुद्रा भंडार में समायोजन करना। क्योंकि आरबीआई को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार अधिशेष राशि सरकार को अंतरित करता है। आरबीआई का कुल व्यय इसके कुल निवल ब्याज आय की तुलना में काफी कम है, अतः यह अधिशेष का सृजन करता है। इससे पहले आरबीआई इस अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा अपनी आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि के रूप में अपने पास रखता था। हालांकि मालेगाम समिति की सिफारिशों के बाद और बाद में बिमल जालान समिति द्वारा संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई द्वारा सरकार को किए जाने वाले अधिशेष के अंतरण में वृद्धि हुई है। अधिशेष अंतरण के अगर हम लाभ की बात करें तो इससे राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद मिलती है। ब्याज दरों को कम बनाए रखा जा सकता है। सरकार को राजस्व और कर संग्रह में कमी का सामना करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा अधिशेष अंतरण संबंधी चिंताओं की अगर हम बात करें तो वित्तीय उतार चढ़ाव के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई को पर्याप्त आकस्मिकता निधि की आवश्यकता होती है। आरबीआई की स्वायत्तता को बनाए रखना, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम NPNCD के संशोधित परिचालन दिशा निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और स्ट्रोक रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम को 2010 में शुरू किया गया था। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आरंभ किया गया था। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आदि को शामिल करके इस कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है। इसलिए NPCDCS का नाम बदलकर NPNCD कर दिया गया है। NCDs को स्थायी बीमारियों या रोगों के रूप में भी जाना जाता है। इनसे रोगी लंबे समय तक बीमारी से पीड़ित रहते हैं और साथ ही इनके इलाज में भी बहुत समय लगता है। ये बीमारियां मुख्य रूप से आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, व्यवहार संबंधी कारकों के कॉम्बिनेशन का परिणाम होती हैं। NCD के मुख्य प्रकार हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और डायबिटीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत में कुल मौतों में से 66% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हुई हैं। इन अवसरों पर कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं 75-25 पहल। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 2025 तक मानक देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। सशक्त पोर्टल के माध्यम से 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए NCDs के लिए मानक उपचार प्रणाली पर प्रशिक्षित किया जाएगा। NCDs को नियंत्रित करने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं। NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO ग्लोबल NCD एक्शन प्लान 2013 से 20 आरंभ किया गया। इस योजना के संदर्भ में भारत पहला देश है जिसने विशिष्ट आर्थिक लक्ष्यों और संकेतकों के साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में शामिल है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम आदि। और आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रपति के लिए उन्मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं करती है। कोर्ट ने ये निर्णय मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर एक याचिका के संबंध में दिया है। याचिका में मध्यस्थ की नियुक्ति को मध्यस्थता अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत माना गया था। सरकार ने तर्क दिया है कि अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किया गया था और इस तरह से उसे उन्मुक्ति प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 299 सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है। संविधान का यह अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ या राज्य द्वारा किए गए अनुबंध से संबंधित है। अगला टॉपिक है एंजल टैक्स। वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। साथ ही उन विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें कर प्रावधानों से छूट प्रदान की जाएगी। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तुत किया गया था। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन और उपयोग को रोकना है। निवेशक ये खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसके अधिकतर शेयर कुछ व्यक्तियों के पास होते हैं। वर्ष 2023 के बजट प्रस्ताव से पहले एंजल टैक्स के प्रावधान केवल निवासी निवेशकों से प्राप्त निवेश पर ही लागू होते थे। हालांकि वित्त विधेयक 2023 के माध्यम से ये अब अनिवासी निवेशकों पर भी लागू हो गया है। परख, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और विश्लेषण।
शिक्षा मंत्रालय और परख ने आकलन पर पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है। परख यानी कि राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के अधीन की गई है। ये देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और आकलन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने का कार्य करता है। यह आरंभिक समर्थन वाले राज्यों और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए भी कार्य करेगा। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी स्टार्स प्रोजेक्ट। शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया है। स्टार्स एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल शामिल है। स्टार्स कार्यक्रम को समग्र शिक्षा अभियान से तैयार किया गया है। इसके तहत उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन में सबसे प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करेंगे। इसके 2 प्रमुख घटक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अधिगम मूल्यांकन प्रणालियों को मजबूत करना और राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करना, और राज्य स्तर पर प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं आधारभूत अधिगम को सशक्त बनाना, कक्षा अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त करना और उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए अभिशासन में सुधार एवं विकेंद्रीकृत प्रबंधन करना। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। ये एक वैश्विक नेटवर्क है जो कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से खतरे का तेजी से पता लगाने में मदद करेगा। साथ ही उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी भी साझा करेगा। IPSN देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, सैंपल एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए प्रणालीगत सुधार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। IPSN वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवांशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगजनकों के जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा। अगला टॉपिक है जल्लीकट्टू। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विधानमंडलों द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है। इन राज्यों ने PC अधिनियम में संशोधन के जरिए जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ जैसे बैलों को वश में करने वाले खेलों को अनुमति दी थी। जल्लीकट्टू पारंपरिक रूप से पोंगल फसल उत्सव के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक बैल को वश में किया जाता है। इस खेल को एरुताडू वुतल के नाम से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू शब्द तमिल शब्द सल्लिकासु से बना है। इसमें सल्ली का मतलब होता है सिक्के और कट्टू का मतलब होता है पुरस्कार राशि के रूप में बैलों के सींगों से बंधी गठड़ी। अगला टॉपिक है जूना खटिया स्थल। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों की खोज की है। जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। ये गुजरात के कच्छ जिले के लखपात तालुका में स्थित है। ये भारत में अब तक दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल हैं लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा आदि। समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी हैं। अधिकतर संरचनाओं की योजना आयताकार है और कुछ संरचनाएं अंडाकार या गोलाकार योजना में भी निर्मित हैं। रिजर्व्ड स्लिपवेयर जार पर चित्रकारी की विशिष्टता देखी गई है। एक अन्य विशेषता में बीकर और बड़े पात्रों के भीतर अन्य छोटे पात्र शामिल हैं। बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रे पर फंसे 76 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन ने सुरक्षित निकाल लिया है। बारालाचला हिमालय की जांस्कर श्रेणी में एक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। ये दर्रा लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। भागा नदी सूरज ताल से निकलती है। ये ताल बारालाचला दर्रे के शिखर पर स्थित एक गहरी टान यानी सर्ग झील है। ये दर्रा भागा नदी और यूनम नदी के बीच जल विभाजक के रूप में स्थित है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। पापुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी आयोजित भारत प्रशांत द्वीप समूह मंच के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। इसमें न्यू गिनी का पूर्वी भाग है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बिस्मार्क द्वीप समूह, बोगनविले और बुका जो कि सोलोमन द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है और अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। ये भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टोरेस जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। ये देश मेलानेशिया के रूप में परिभाषित क्षेत्र में स्थित है। ये एक भ्रंश रेखा के समीप स्थित है। इसके कारण यहाँ भूकंप आते हैं। इन भूकंपों की वजह से इस क्षेत्र में सुनामी जैसी आपदाएं सामान्य रूप से घटित होती रहती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सेपिक, रामू, फ्लाई और पुरारी, और सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्हेम। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।